गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमें नए अटैक्स देखने को मिले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर। इवन यूएई के अगेंस्ट जो अटैक्स है वो तो कंटिन्यूसली यहाँ पे चलते ही जा रहे हैं। अब इसी बीच के अंदर यूएसए ने ब्लेम किया कि जो ईरान है वही ये सारे अटैक करवा रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ईरान के साथ जो समझौता हुआ है, जो ट्रूस हुआ है, वो अभी भी यहाँ पर हो रखा है। ऐसा यहाँ पे यूएसए ने बोला है, वो यहाँ पे वायलेट नहीं हुआ, इट स्टिल होल्ड्स। अब इसका मतलब क्या है किसी को समझ नहीं आ रहा। एक तरफ दोनों बातचीत भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आगे और ज़्यादा एस्केलेशन ना हो, बट ऑन द अदर हैंड साथ साथ में फ्रेश अटैक्स होते भी जा रहे हैं। इसी बीच के अंदर यूएसए का एक प्रोजेक्ट फ्रीडम भी यहाँ पे लॉन्च हुआ। मैं समझाता हूँ पहले थोड़ा सा ना, आप लोग स्टेट ऑफ हॉर्मूज की लोकेशन रिवाइज कर लो। वैसे तो हमने बहुत बार यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज की जो लोकेशन है उसको हमने कई बार डिस्कस कर लिया हुआ है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है आप नोटिस कर पाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चोक पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। राइट, ये पर्शियन गल्फ इस साइड आपका आ गया, एंड यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लगभग 20% के आसपास का जो ऑयल ट्रेड है ना, वो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से यहाँ पे पास करता है। अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है आपकी जो कमर्शियल शिप्स को। ठीक है ना? तो यहाँ पर यूएसए ने बोला कि भाई देखो, हमें चाहिए क्या? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ठीक है, हम पता क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रॉपर यहाँ पर एक सिक्योरिटी जोन बनाएं। यहाँ पर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हों, 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट हों, 15,000 से भी ज़्यादा पर्सनल हों, ताकि यहाँ पर किसी को रोका ना जा पाए जो भी शिप्स यहाँ से जाना चाह रही हैं। एंड उस बेसिस के ऊपर जो ऑयल मार्केट है वो यहाँ पे स्टेबलाइज हो पाएंगी। पर कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उसके और बढ़ने के कारण जो है वो और ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हैं। पर यही है प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे अनाउंस किया है इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर। ठीक है ना? तो ये नाम आपको थोड़ा सा बस आपको ध्यान में रखना है कि कैसे इसमें नेवल वॉरशिप्स भी हैं, एयरक्राफ्ट्स भी हैं, सर्वेलेंस सिस्टम भी हैं। ठीक है ना? तो एक तरह से पूरा ही अपने आप में सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ईरान की जो ब्लॉकेड है ना उसको हटाने की एक तरह से यहाँ पे कोशिश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों, डेट है आज की 6 मई 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, देखो आज शाम 7 बजे हम लोग आ रहे हैं लाइव यूपीएससी वाला चैनल के ऊपर। एंड आज जो डिस्कशन होगा वो होगा कि हम ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं, कैसे हम सही मायने के अंदर एक अच्छा ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शनल मेरे लिए बेटर होगा। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली आज शाम 7 बजे आप यहाँ पे जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है आज वो है इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी, सिक्किम के बारे में। अब थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करो। देखो, जुडिशरी के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, पर हुआ पता क्या है, सिक्किम पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पेपरलेस जुडिशरी हो चुकी है। पेपरलेस मतलब यहाँ कोई कागज का इस्तेमाल होगा ही नहीं। तो फिर कैसे होगा काम? ये होगा पूरी तरह से डिजिटल, फुल्ली डिजिटल यहाँ पे काम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो कि केस फाइल करना, केस की सुनवाई होना, केस के रिकॉर्ड मेंटेन करना, केस मैनेजमेंट, इनके लिए कोई पेपर वर्क होगा ही नहीं। हर एक चीज़ यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगी। ठीक है ना? इवन एविडेंस हो गया, ये सब सबमिट करना भी, ये सारी चीज़ें आपकी ई फाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन हो जाएगी। कोई फिजिकल फाइलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इस समय बहुत ही कम लगेगा। जो इतना ज़्यादा डिले होता है ना जो प्रोसीजर्स के अंदर, वो यहाँ पे कम हो जाएगा। इनफैक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो कोर्ट्स हैं वो प्रोसीडिंग को सुन सकते हैं। तो अगर मान लो लॉयर्स वगैरह, जजेस वगैरह ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट करें तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। बाकी ऑर्डर्स, जजमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रैक होती रहेंगी। मतलब अगर आपको ये देखना है कि यार मेरे केस का क्या बना, कहाँ तक पहुँचा मेरा केस, कोई यहाँ पे आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटली आपको हर एक चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी। रियल टाइम बेसिस के ऊपर आपको डेटा यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा एंड टू एंड डिजिटाइजेशन, मतलब कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पे डिजिटाइज कर दिया गया है सिक्किम के अंदर। एंड इनफैक्ट ना यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हमारे जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स है ना, उनका भी इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअली पता पॉइंट क्या है, एक टूल आता है सुपेस के नाम से, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट्स इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ये एक एआई टूल है जो कि जजेस ने बनाया है सुप्रीम कोर्ट के। ये काम करता है लीगल रिसर्च के अंदर। जजेस को कुछ लीगल रिसर्च में मदद चाहिए,
मान लो कोई ऐसा सिमिलर केस पास्ट में हो चुका है, पहले वो चीजें मैन्युअली ढूंढनी पड़ती थी, अब सीधा इस एआई टूल के माध्यम से आप उसको बताओ कि अच्छा ये वाला केस है, ऐसा कोई सिमिलर केस पास्ट में हुआ है या नहीं हुआ है, तो एआई टूल उसको ढूंढ कर, बहुत बड़े डेटा के अंदर से ढूंढ कर आपको यहाँ पे दे देगा, एंड उस बेसिस के डिसीजन करने के अंदर आसानी होगी। ये डिसीजन नहीं लेता, ये जजेस को मदद करता है डिसीजन लेने के अंदर, ऐसा इसको समझना। ये है सुपेस। एक है ऐसे सुवास। सुवास क्या है? सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। अनुवाद आप समझते हो, ये बात करता है किस चीज की? ट्रांसलेशन की। ठीक है ना? जैसे मान लो कि कोई इंग्लिश में जजमेंट है, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि नहीं यार, एक ऐसा बंदा जो लट से मराठी बोलता है, उसको उस जजमेंट को समझना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सुवास है। ठीक है, ये जजमेंट को, लीगल डॉक्यूमेंट को भारत की अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, एंड उस बेसिस के ऊपर आपका जो जस्टिस का जो एक्सेस है वो हर एक नागरिक तक यहाँ पे पहुंच पाता है। तो सिक्किम की जो जुडिशरी सिस्टम है उसको इनको चीज़ों को भी इंटीग्रेट किया गया। बाकी आप लोगों ने ई सेवा केंद्र देखे होंगे। देखो, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर किसी को फ़ोन चलाना नहीं आता, अगर किसी की डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो क्या वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हमारे पास यहाँ पे ई सेवा केंद्र भी हैं, तो वहाँ पर एक इंसान जाकर वो भी अपने आप को, मतलब उसको हेल्प मिल सकती है वहाँ पे जाके, अगर मान लो उसको डिजिटल लिटरेसी यहाँ पे उसकी नहीं है। तो क्लियरली आप नोटिस कर पाओगे कि जो ई कोर्ट हमारा मिशन मोड प्रोजेक्ट है उसके साथ ही अलाइन करता है। ठीक है ना? तो काफ़ी तेज़ी से अब सिस्टम होगा, केसेस जल्दी से जल्दी निपटारा हो पाएंगे, एंड जस्टिस का एक्सेस सबको मिल पाएगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, एंड इस तरह से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। यही कॉन्सेप्ट है आपका भारत की पहली पेपरलेस जुडिशरी, जो कि सिक्किम के अंदर आज के समय यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट होती हुई देखने को मिली है। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है नेशनल एआई स्किलिंग प्रोग्राम फॉर क्रिएटिव सेक्टर। थोड़ा मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखो, आप सबको मैंने कई बार ऑरेंज इकॉनमी के बारे में समझा दिया है। ऑरेंज इकॉनमी को हम लोग क्रिएटिव इकॉनमी भी बोलते हैं। अब इसमें पता क्या है, हम नोटिस कर रहे हैं कि आजकल जो कंटेंट हो गया, आर्ट है, म्यूजिक, सिनेमा, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, फैशन, गेमिंग, डिजिटल मीडिया, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो आजकल क्रिएटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, कंटेंट क्रिएटर्स, वो काफ़ी तेज़ी से आप में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत भी इनमें अच्छा करे, है ना? भारत का कल्चर, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे ऑरेंज इकॉनमी के अंतर्गत यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि जैसे देखो, हमारे टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं, आईआईटीज़। ऐसे ही मैनेजमेंट के लिए हमारे पास है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो आईएम्स होते हैं। इन अ सिमिलर मैनर, हमने यहाँ पर ऑरेंज इकॉनमी के अंदर लोगों को ट्रेन करने के लिए, उनको यहाँ पे प्रॉपर कोर्सेज ऑफर करने के लिए हमने स्टार्ट क्या किया था? आईआईसीटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। तो ये आईआईसीटी जो है, ये ऑरेंज इकॉनमी को प्रमोट करने के अंदर हेल्प करेगा। और अभी पता क्या हुआ है, आईआईसीटी और साथ ही साथ आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने मिलकर एक नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव यहाँ पे क्रिएटिव सेक्टर के लिए लॉन्च किया है। अब ये प्रोग्राम जो है, ये एआई स्किलिंग प्रोग्राम फॉर क्रिएटिव सेक्टर, इसको यहाँ पे गूगल और यूट्यूब के साथ मिलकर यहाँ पे डेवलप किया गया है। अब इसके माध्यम से 15,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी क्रिएटिव सेक्टर, जैसे आपका मीडिया, स्टोरी टेलिंग, गेमिंग, एनिमेशन, इन सब चीज़ों के लिए। तो भारत के जो युवा होंगे ना, वो अच्छे से एआई के साथ यहाँ पे स्किल्ड हो पाएंगे। ठीक है ना? इन सेक्टर्स के अंदर काम कर पाएंगे और एआई स्किल्ड होंगे। तो डेफिनेटली हम फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर 2 फेजेस के अंदर ट्रेनिंग होगी। पहली होगी ऑनलाइन, जहाँ पर आपका जनरेटिव एआई क्या होता है, जैसे आपने देखा ना चैट जीपीटी, ये जनरेटिव एआई ही है। ठीक है, क्लॉड हो गया, प्रॉम्प्ट कैसे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है, एआई का रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आपका बेसिक फाउंडेशन ऑनलाइन में आएगा। फिर आपको स्पेशलाइजेशन करवाई जाएगी किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको एआई टूल्स यहाँ पे सिखाए जाएंगे। तो यही प्रोजेक्ट है हमारा नेशनल एआई स्किलिंग प्रोग्राम फॉर द क्रिएटिव सेक्टर। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया होगा। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। दोस्तों, अभी वेस्ट बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी थी वो पहली बार जीती है। अब यहाँ पर ना, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनका एक बहुत बड़ा सपना था, प्लस एट द सेम टाइम वो बंगाल से आते थे। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ये बीजेपी इसको यहाँ पे कंसिडर कर रही है। तो थोड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, इनका जो जन्म हुआ था ना, वो 1901 में हुआ था, एंड कोलकाता के अंदर ही इनका जन्म हुआ, राइट। एंड अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग में पढ़ाई थी वो कोलकाता से ही करी।
प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़े कोलकाता में, एंड बाद में ये लंदन चले गए, तो लिंकन इन से यहाँ पे भी इन्होंने पढ़ाई करी लंदन से। बाकी कैलकाटा जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है उसके यंगेस्ट वाइस चांसलर ये बनते हैं केवल 33 साल की उम्र के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भारतीय पॉलिटिशियन, एजुकेशनिस्ट और नेशनल लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब इनके बारे में कुछ बातें आपको और ध्यान में रखनी है कि 1929 1929 और 1930 में ये बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इलेक्ट होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर के ऊपर भी एंड आपके एक इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर के ऊपर भी। पहले ये आईएनसी कांग्रेस के ही पार्ट हुआ करते थे। फिर आगे जाके पता क्या होता है, 1942 में जो बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, मतलब ब्रिटिश जब रूल चल रहा था ना, तो उस टाइम के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बंगाल के तौर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने 1 साल रफली यहाँ पे काम किया। अब ये जो उस टाइम जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये प्रोग्रेसिव कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थे जिसको कि लीड कर रहे थे AK फजलुल हक। एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट बनाई गई थी ना, ये मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में यहाँ पे बनाई गई थी। प्लस एट द सेम टाइम इन्होंने बात करी हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में कोऑपरेशन की। आगे जाके आप नोटिस कर पाओगे हिंदू महासभा के भी यहाँ पे ये प्रेसिडेंट रहे 1943 से 1946 के बीच में, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट आज़ादी के बाद अगर मैं बात करूं तो जो नेहरू जी के साथ यहाँ पे इनके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे स्टार्टिंग के अंदर, तो नेहरू जी की पहली जो कैबिनेट थी उन्होंने यहाँ पे उसको ज्वाइन भी किया, एंड ये भारत के इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर भी यहाँ पे इन्होंने एज अ तौर के ऊपर सर्व किया। बट दिक्कत आई 1950 के बाद। 1950 के बाद इनको नेहरू जी के साथ जो इनके रिश्ते थे ना, वो थोड़े से खराब होने लगे। उसका मैं आपको कारण समझाता हूँ। एक्चुअली पता क्या हुआ, 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट जो था वो साइन किया गया। अब ये जो नेहरू लियाकत पैक्ट था, इसमें पता क्या था, एक तो थे, मतलब एक तो भारत की तरफ से नेहरू जी थे और पाकिस्तान की तरफ से था जो लियाकत खान। अब इस पैक्ट के अंदर बात पता क्या करी गई कि दोनों देशों के अंदर जो माइनॉरिटीज होती हैं, ठीक है, आपने देखा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद जो दोनों देशों के अंदर माइनॉरिटीज है ना, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, ऐसा यहाँ पे पैक्ट के अंदर लिखा गया। बट जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो इससे खुश नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि देखो यार, पाकिस्तान के अंदर कोई यहाँ पे हिंदुओं का ध्यान नहीं रख रहा, हिंदूज को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस हो रही है क्योंकि वहाँ पे रॉयट्स हो रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको माइग्रेट कराया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है, तो पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल सेफ रख ही नहीं रहा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे उसको नेहरू लियाकत पैक्ट को यहाँ पे अपोज किया। देखो इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि देखो पैक्ट के अंदर आपने बोल तो दिया कि माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखना है, पर अगर मान लो किसी ने ध्यान नहीं रखा तो उसके लिए कुछ पेनल्टी है या नहीं है? जवाब है नहीं। प्लस एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी कहा कि देखो आपने पूरा बर्डन भारत के ऊपर डाल दिया, पाकिस्तान ने ऊपर वन साइडेड बर्डन, इसको यहाँ पे इन्होंने बोला कि सिर्फ भारत के ऊपर बर्डन डाला गया है, पाकिस्तान सामने कोई ध्यान नहीं रख रहा। तो इस वजह से यहाँ पर ये नेहरू जी के साथ यहाँ पे इस बात से थोड़े नाराज थे इस पैक्ट को रिगार्डिंग, एंड इस वजह से यहाँ पे इन्होंने रिजाइन भी कर दिया। अब इनके बारे में और बातें आपको पता होगी कि जो भारतीय जनसंघ, जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का ही प्रेडिसेसर माना जाता है, उसको फाउंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही किया था। जो और ये यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट ली थी RSS जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी सपोर्ट के साथ यहाँ पे इसमें एस्टेब्लिश किया गया था। एक बात आप और ध्यान में रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये इन्होंने आर्टिकल 370 को बहुत ही हैविली अपोज किया था। इन्होंने बोला था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, ये चल ही नहीं सकते। तो इनका बहुत बड़ा ऑपोजिशन था आर्टिकल 370 का। एंड अभी जब पिछले आई थिंक 6 साल पहले, 6 से 7 साल पहले जब 370 को हटाया गया ना, तो उस टाइम के ऊपर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया था कि इनका विजन था कि कश्मीर इशू को हमें यहाँ पे सेटल करना चाहिए, राइट। तो ये कुछ बातें हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज रिगार्डिंग प्रोजेक्ट दीपक। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट दीपक है क्या। सबसे पहले तो ये समझो कि ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है, BRO का। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो, इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में बनाया गया था ताकि बॉर्डर एरियाज के अंदर हमारी जो सड़कें हैं उनको हम अच्छा मेंटेन करें, उसको अच्छा डेवलप करें, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है। तो अलग अलग जो भी बॉर्डर की सड़कें हैं, टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं, एयरफील्ड्स हैं, हिमालयाज के अंदर भी, इनफैक्ट आपके जहाँ भी बॉर्डर्स हैं, डेजर्ट वगैरह के अंदर भी, वहाँ पर भी यहाँ पे BRO ही यहाँ पे काम करता है। रिमोट एरियाज के अंदर कनेक्टिविटी इंश्योर करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब पॉइंट पता क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट दीपक। ये प्रोजेक्ट ना
1961 में स्टार्ट हुआ था। तो लगभग 65-66 साल इसके यहाँ पे हो गए। इस बार हमने इसका 66 रेजिंग डे यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया प्रोजेक्ट दीपक का। ये बात किस चीज़ की करता है? देखो, ये बात करता है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी हम सड़कें बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट दीपक के अंतर्गत बनाता है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यहाँ पे आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल शिमला, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ठीक है ना, इन सब एरियाज को यहाँ पे इसने यहाँ पे कवर किया। इसके माध्यम से जो हमारे ट्रूप्स का मूवमेंट होता है वो काफ़ी फास्टन हो पाता है। एंड एट द सेम टाइम जो इंडो चाइना बॉर्डर है ना, उसके अक्रॉस हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड वहीं पर हम अपने कुछ स्ट्रेटेजिक हाईवेज, कुछ ब्रिजेस, कुछ माउंटेन रोड्स बना रहे हैं, और वो सारे आपके प्रोजेक्ट दीपक के अंतर्गत ही यहाँ पे आते हैं। अब हिमाचल प्रदेश देखो, यहाँ पे चाइना का जो तिब्बत रीजन है उसका बॉर्डर शेयर करता है, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इवन देखो यहाँ पे ना पास्ट में आपको हिंदुस्तान तिब्बतन रोड के बारे में पता होगा। एक्चुअली जो रोड है ना, ये हरियाणा का जो अंबाला है वहाँ से स्टार्ट होती है एंड ये कनेक्ट करती है आपको तिब्बत बॉर्डर के साथ। तो उसी का ही ये मेंटेन करने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। बाकी मनाली ले एक्सेस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से 1100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड रोड्स जो हैं वो इनके द्वारा यहाँ पे डेवलप करी गई हैं। एंड इवन आपके डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बारालाचला 2023 में हुआ था कि काफ़ी सारे जो बाइकर्स थे वो फंस गए थे, तो उनको यहाँ पे रेस्क्यू करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था। तो ये सारी कुछ बातें हैं प्रोजेक्ट दीपक के बारे में जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, इट इज़ रिगार्डिंग द मेक्सिको सिटी। थोड़ा इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आई होप आप सबको मेक्सिको की लोकेशन के बारे में तो पता होगा, ठीक है। मेक्सिको के लिए हमें यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हमें यहाँ जाना होगा। एंड मेक्सिको के अंदर यहाँ पर उसकी जो कैपिटल सिटी है वो है मेक्सिको सिटी, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे पता क्या आया है कि जो मेक्सिको सिटी है ना वो दरअसल में नीचे जा रही है। अभी पता क्या हुआ, नासा नासा ने यहाँ पर इमेजेस देखी और उसमें पता ये लगा कि हर साल लगभग मेक्सिको सिटी सिंक कर रही है, नीचे ज़मीन में जा रही है 25 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार के साथ। मोटा मोटा हर महीने 2 सेंटीमीटर नीचे जाती है, तो साल भर के अंदर लगभग 25 सेंटीमीटर यहाँ पे नीचे जा रही है। और ये ऐसा कुछ नया नहीं है, ये पिछली सेंचुरी से ऐसा चल रहा है और लगभग 12 मीटर से भी ज़्यादा सिंकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसा क्या हो रहा है कि ये सिटी ज़मीन के अंदर धसे जा रही है? देखो, इसके कुछ कारण आप समझना। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेक्सिको सिटी है ना वो लेक टेक्सकोको का के पास में यहाँ पे लोकेटेड है, और यहाँ पर जो मिट्टी है काफ़ी सॉफ्ट है। अब मिट्टी सॉफ्ट होने की वजह से वो सबसाइड होने की, मतलब क्ले है ना, क्ले, तो कहीं ना कहीं वो दबने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, तो वो दब जाती है नीचे, लैंड लैंड सबसाइड करने लग जाती है। तो धीरे धीरे करते करते वो यहाँ पे नीचे जा रही है। दूसरी बात है कि हमने यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को निकाल लिया। अब पानी इतना ज़्यादा निकाल लिया, एक्वाफर्स एक तरह से ख़त्म हो गए, तो धीरे धीरे उस वजह से भी आपकी जो ज़मीन है वो नीचे जा रही है। बाकी यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ, जिस वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस या स्ट्रेस ज़मीन के ऊपर आ गया। और इतना ज़्यादा जब लोग आ जाएंगे एक ही जगह के ऊपर, तो धीरे धीरे वहाँ पे इतना तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, उस चक्कर में वहाँ पे वाटर सिस्टम, लैंड, सारा कुछ यहाँ पे दिक्कत आ गया। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें नोटिस करने को मिलता है कि जो लैंड है वो सबसाइड कर रही है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो वहाँ पर जो मेट्रो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वहाँ पे दिक्कत आ गई है, ड्रेनेज नेटवर्क में दिक्कत आ गई है, ठीक है ना। एंड लोगों के घर नीचे यहाँ पे जा रहे हैं। फिर एक्यूफायर्स भी खत्म हो चुके हैं, तो पानी की कमी हो चुकी है, ठीक है। किसी जगह पे कम सब्सिडेंस हुआ है, किसी जगह पे ज़्यादा हुआ है, तो ऊपर नीचे हो गए हैं आपके जो घर हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनफैक्ट नासा ने ये भी बोला है कि लगभग 22 मिलियन लोग यहाँ पे इससे अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सिडेंस हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ना, जहाँ का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी ये सेम चीज़ देखने को मिलेगी। फिर वहाँ पर एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस, मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल, ये सारे यहाँ पे ना थोड़े टिल्ट हो गए हैं, मतलब थोड़ा एंगल आ गया है। एंगल कैसे आ गया? कुछ डिग्री का। जैसे मान लो ऐसे होना चाहिए ना घर, ये थोड़ा सा घर ऐसे हो गया, थोड़ा सा, मतलब, ठीक है, क्योंकि जो सब्सिडेंस किसी जगह ज़्यादा है, किसी जगह कम है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बातें आपको मेक्सिको सिटी के बारे में यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सर इनको कैसे पता लगा नासा को कि ऐसे ये मेक्सिको सिटी नीचे जा रही है? देखो, इसके लिए यहाँ पर एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम क्या है? निसार, NISAR। ये सैटेलाइट के बारे में मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा। निसार स्टैंड्स फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो एक बात ध्यान रखो, ये जो सैटेलाइट है ये USA
और इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे बनी है। सर वो कैसे? देखो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट में दो चीज़ें हैं। देखो आप लोग ना सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में जानते होंगे, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है एसएआर के बारे में। होता पता क्या है कि आपकी जो सैटेलाइट्स हैं वो रडार का इस्तेमाल करती हैं। तो एक जो रडार है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है, इसके माध्यम से अर्थ की अच्छी अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? सिंपल सी बात है, रडार करता क्या है सर, यहाँ पर क्या होगा, ये जो सैटेलाइट होगी ना ये सिग्नल्स भेजेगी धरती के ऊपर, ठीक है। किसी सरफेस के ऊपर वो सिग्नल हिट करेंगे, वहां से बाउंस बैक होके वापस आएंगे यहाँ पे सैटेलाइट के पास, ठीक है। हमने उन सिग्नल्स को यहाँ पे ऑब्जर्व किया, उस बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पे उनकी इमेजेस ये है यहाँ पे हमने बना ली। ऐसे काम करता है ये सिंथेटिक अपर्चर रडार, राइट। अब इसके बारे में खास बात क्या है, इंडिया और यूएसए कैसे कोलैबोरेट किए हैं इसके अंदर? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ना डुअल बैंड रडार है। डुअल बैंड का मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में काम करने वाले रडार हैं। एक है आपका एल बैंड रडार, एक है आपका एस बैंड रडार। जो एल बैंड रडार है ना ये दरअसल में नासा ने बनाया है, और यहाँ पर ना मदद मिलती है डीप चीज़ों के अंदर पेनिट्रेट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल हमें फॉरेस्ट के अंदर, घने जंगलों के अंदर पेनिट्रेट करके देखना है कि वहाँ पर क्या है, वेजिटेशन हो गया, सॉइल हो गया, उसके लिए एल बैंड रडार हमारी मदद करता है जो कि नासा ने बनाया है। फिर एस बैंड जो है वो यहाँ पर इंडिया ने बनाया है, मतलब इसरो ने बनाया है। यहाँ पर सरफेस लेवल की अगर हमें डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर हमें इसके माध्यम से मिल जाती हैं। तो पॉइंट पता क्या हुआ कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे पास अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आती हैं हर एक वेदर के अंदर, चाहे बारिश हो, क्लाउड हो, रेन हो, स्मोक हो, दिन हो, रात हो, किसी भी टाइम के ऊपर यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है यहाँ पर प्रॉपर अच्छी अच्छी इमेजेस हमें बना के दे देता है। तो इसी पर्टिकुलर निसार सैटेलाइट की मदद से हमने यहाँ पर मेक्सिको के बारे में हमने ये सारी बातें जानी हैं, और इसीलिए मेक्सिको आज के समय हमें यहाँ पे न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो हमें आज डिस्कस करनी थी। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ ही गए होंगे कैसे कैसे हम इसको देख पाते हैं। तो रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था सिनबैक्स 2 के बारे में, तो डेफिनेटली देखो जो सिनबैक्स है वो इंडिया और कंबोडिया के बीच में ही आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है। सो दैट इज वाई इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर रही चंदेरी टेक्सटाइल की, देखो मैंने आपको बताया था चंदेरी जो टेक्सटाइल है वो आपका मध्य प्रदेश से यहाँ पे बिलोंग करती है, ना कि पंजाब से। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड आईएनएस महेंद्रगिरी की बात करें तो डेफिनेटली एक फ्रिगेट ही है, और ये स्टेल्थ स्टेल्थ मतलब जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, और ये प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत यहाँ पे डेवलप करी गई है। सो दैट इज वाई दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।